तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमए हिंदी साहित्य के चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर 2 के बारे में, जिसका विषय है यानी कि इसका नाम है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा पेपर, पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं खत्म करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए पेपर 2 को स्टार्ट करते हैं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं पूरे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आपके 1 घंटे में पूरे आपके पेपर की तैयारी हो जाने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी का ऐतिहासिक विकास क्रम, यानी कि ऐतिहासिक विकास, हिंदी का विकास क्रम कैसे चला। तो वास्तविक विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास मूलतः प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है। संस्कृत हिंदी और के संपर्क सूत्र को स्थापित करने वाली, इन दोनों के संपर्क सूत्र को स्थापित करने वाली कई भाषिक विचारधारा को हम मध्यकालीन आर्य भाषा कहते हैं। यानी कि इन दोनों को बीच में जो जोड़ता है ना, वो है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मूलतः हिंदी के विकास क्रम का विकास का अध्ययन मध्यकालीन आर्य भाषाओं से प्रारंभ करना विशिष्ट होता है और यहीं से यानी कि पाली, प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश, अभट्ट ये भाषाएं आती हैं। तो बात करें हिंदी के विकास क्रम की, तो सबसे पहले आई संस्कृत। देखिए मैं अपने उंगलियों से लिख रहा हूं तो राइटिंग पे नहीं जाना, मैं बोलते जा रहा हूं। संस्कृत में 2 भाग थे भाषा के, एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत तो जो ये संस्कृत मान लेना, ठीक है। लौकिक संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, इसके बाद पाली प्राकृत, फिर इसके बाद आई अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद एक भाषा का बिगड़ा हुआ रूप जिसे अवहट्ट भी कहा जाता है, और अवहट्ट के बाद हिंदी का उदय हुआ। तो इस प्रकार से हिंदी का विकास क्रम माना जाता है। संस्कृत के 2 रूप हैं, वैदिक, लौकिक, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। अवहट्ट कोई भाषा नहीं है, ये भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। तो आई थिंक आप लोग भाषा के विकास क्रम को समझ गए हैं कि हिंदी का उदय कहां से हुआ। तो हिंदी का उद्भव कब हुआ, इस पर जो भाषा विज्ञानी है उन्होंने गंभीर मतभेद है। उनमें भी जो भाषा विज्ञान के ज्ञाता हैं उनमें गंभीर मतभेद है। कुछ का दावा है कि अपभ्रंश से अपभ्रंश के विकास से हिंदी का विकास, कुछ विद्वानों ने ये मान लिया। और दूसरे छोर पर कुछ अन्य मत हैं कि पुरानी हिंदी के विकास से पहले की स्थितियों को अपभ्रंश और अवहट्ट के रूप में स्वतंत्र माना जाना चाहिए और हिंदी की शुरुआत पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी से मानी जानी चाहिए। यानी कि हिंदी की शुरुआत पुरानी हिंदी से मानी जाए, ना कि अपभ्रंश और अवहट्ट से। तो ऐसे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। वर्तमान भाषा विज्ञान में सामान्यतः पुरानी हिंदी से ही हिंदी की शुरुआत माने जाने का प्रचलन है। इसका अर्थ है कि हिंदी भाषा का आरंभ लगभग 1100 ईस्वी में हो गया था, किंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तब से आज तक की विकास यात्रा कई अलग अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस कारण हिंदी के विकास क्रम को लगभग 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? प्राचीन हिंदी जो कि 1100 से 1350 ईस्वी के बीच में है। उसके बाद मध्यकालीन हिंदी जो कि है 1350 से 1850 के बीच की हिंदी, और उसके बाद है आधुनिक हिंदी जो कि है 1850 से आज तक की हिंदी। यानी कि हिंदी के कुल मिला के 3 भाग हैं। खड़ी बोली की प्रमुख विशेषताएं। खड़ी बोली आधुनिक हिंदी की आधारभूत बोली मानी जाती है। यह मूलतः दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय बोली है और यही बोली आज की मानक हिंदी यानी कि मानकीकृत हिंदी का मूल है। मूल यानी कि एक प्रकार से जड़ है, मूल आधार है। खड़ी बोली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है भाषिक आधार। अब देखिए भाषिक आधार क्या है। यह हिंदी की सबसे मानकीकृत और व्यवस्थित बोली है। आधुनिक हिंदी साहित्य, शिक्षा, प्रशासन और संचार की भाषा खड़ी बोली पर आधारित है। तो जो आधुनिक हिंदी है उसकी शिक्षा, साहित्य, प्रशासन ये सभी खड़ी बोली पर आधारित है। बात करते हैं नंबर 2, लिपि। खड़ी बोली हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो खड़ी बोली यानी कि हिंदी ही है, ठीक है। खड़ी बोली उर्दू, ये नस्तालिक अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो एक है खड़ी बोली हिंदी, ये देवनागरी में लिखी जाती है, और खड़ी बोली उर्दू ये लिखी जाती है नस्तालिक अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है।
ध्वनि प्रणाली की विशेषताएं। स्पष्ट और सीधी ध्वनियां जैसे जा रहा है, करता है, ये प्राचीन बोली की तरह ही अनुनासिकता यानी कि नाक के अनुसार और संधि का जटिल प्रयोग अपेक्षाकृत जो खड़ी बोली है इस भाषा में हमें कम देखने को मिलता है। नंबर 4, सरल व्याकरणिक संरचना। अब जो खड़ी बोली है उसका व्याकरण नियमबद्ध और सुस्पष्ट है। लिंग, वचन, पुरुष काल आदि का प्रयोग मानकीकृत रूप में होता है। तो इस प्रकार से चौथी विशेषता रही सरल व्याकरणिक संरचना। नंबर 5 पर आती है क्रिया रूपों की नियमितता। जैसे जाना जाता है, गया या जा रहा है या जाएगा, ये क्रिया रूपों की नियमितता हमें खड़ी बोली में देखने को मिलती है। नंबर 6, संस्कृत निष्ठ शब्दावली। हिंदी रूप में खड़ी बोली में संस्कृत से लिए गए शब्दों का व्यापक प्रयोग होता है। उर्दू रूप में अरबी भाषी के जो अरबी फारसी है उसके शब्दों का अधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नंबर 7, साहित्यिक विकास। खड़ी बोली को 19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों ने साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया है और प्रेमचंद जी ने इसे जनभाषा के रूप में, जनभाषा यानी कि आम लोगों की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। नंबर 8, संपर्क भाषा। जो खड़ी बोली है वह संपर्क भाषा भी कहलाते हैं, यानी कि दो लोगों के संपर्क करने की भाषा। खड़ी बोली आधारित हिंदी आज भारत की सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। नंबर 9, सरलता और संप्रेषणीयता। इसके वाक्य संरचना यानी कि जो खड़ी बोली है उसके वाक्य संरचना सरल और व्यवहारिक होते हैं, यानी कि इसके जो वाक्य हैं वो सरल होते हैं, जिससे यह जन सामान्य में यानी कि सामान्य जनता में लोकप्रिय भाषा है। तो ये रही खड़ी बोली की प्रमुख विशेषताएं। आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास क्रम। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को प्रायः 3 चरणों में विभक्त किया गया है, यानी कि जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनके विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन आर्य भाषाएं। इनका समय 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ये समय काल आपको याद रखना है। जो प्राचीन आर्य भाषाएं हैं इनका जो समय है 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। इसके अंतर्गत 2 स्थितियां शामिल हैं और इसी के अंतर्गत आपको वैदिक संस्कृत देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको मिलेगी लौकिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत है वो है यहाँ पर देखिए 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, तथा लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद आती है नंबर 2, यानी कि प्राचीन आर्य भाषाओं में 2 भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। नंबर 2, मध्यकालीन आर्य भाषाएं। इनका काल यानी कि इनका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। तो 500 ईसा पूर्व से मध्यकालीन चलती है जो आर्य भाषाएं हैं वो 1000 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। इस भाग के अंतर्गत 4 चरण मिलते हैं। पहले है पाली 500 ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी तक। इसके बाद है प्राकृत जो कि पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक, और इसके बाद है अपभ्रंश तथा अवहट्ट। अपभ्रंश है 500 ईस्वी से 900 या 1000 ईस्वी तक, और जो अवहट्ट है ये एक ये भाषा नहीं है, ये भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है 900 से 1100 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखो अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया और इसे अवहट्ट के समय में हिंदी का विकास हुआ, यानी कि यदि हिंदी की आदिजन्य भाषा कहा जाए तो वो है संस्कृत। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं नंबर 3, आधुनिक आर्य भाषाएं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर, हाँ, इनका समय लगभग 1100 ईस्वी से अब तक माना जाता है, यानी कि अभी तक माना जाता है। इनमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, संताली ये सभी भाषाएं शामिल हैं। ये कहलाई हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं। तो आर्य भाषाओं को 3 प्रकार से 3 रूपों में बांटा गया है: प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। आई होप दोस्तों आप लोग आर्य भाषाओं के तीनों टाइप को समझ गए होंगे, और बहुत शॉर्ट में मैंने बताया। यदि मैं डिटेल में बताने चला जाऊं तो 2 घंटे का वीडियो लगेगा, लेकिन मुझे बताना है आपको 2 से 3 मिनट के अंदर। तो इतने में तो भाई इतना ही डाटा मैं आपके लिए कवर करा सकता हूं। हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा के विविध आयाम। हिंदी भारत की एक प्रमुख भाषा है जो विविध रूपों में सामाजिक, प्रशासनिक, शैक्षिक और संचार माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके भिन्न भिन्न रूप इसकी व्यापकता और बहुआयामी उपयोग को दर्शाते हैं, यानी कि कई आयामों में हिंदी का उपयोग किया जाता है। अब कौन कौन से हिंदी के प्रमुख माध्यम हैं या
कौन कौन से विविध रूप हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले है हिंदी का जो रूप है वो है संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो विभिन्न भाषी समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य करती है। हिंदी पूरे भारत में अनेक भाषाओं और बोलियों को जोड़ने का माध्यम है। विशेषकर रेलवे, व्यापार, फिल्म प्रशासन और पर्यटन क्षेत्रों में हिंदी एक सामान्य संपर्क भाषा के रूप में स्थापित भाषा मानी जाती है। बात करते हैं नंबर 2, हिंदी राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। अक्सर हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, परंतु जो हमारा संविधान है, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों संविधान में हिंदी मतलब राष्ट्रभाषा की ही चर्चा नहीं की गई। संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है जिसमें भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा हो। हिंदी को राष्ट्रभाषा यानी कि राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का। तो पिछली बार आपके ऑब्जेक्ट में भी एक प्रश्न आया था, हिंदी क्या है, तो हिंदी एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ये बात याद रखना। कई विद्वान लोग राष्ट्रभाषा लगाए आए थे और 1 नंबर उनको यूं ही व्यर्थ में नष्ट गंवाना पड़ा था, यानी कि उन्हें 1 नंबर का नुकसान केवल इस वजह से हो गया कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते रहे, जबकि संविधान में तो राष्ट्रभाषा का उल्लेख ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं हिंदी का यानी कि राजभाषा के रूप में, हिंदी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी। इसके बाद प्रारंभिक 15 वर्षों तक अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई। आज भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग संघ यानी कि राष्ट्र के कार्यों में होता है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग सरकारी कार्यों में तब तक किया जाएगा जब तक सभी राज्य हिंदी को समझने लगे, यानी कि यदि सभी राज्य हिंदी को समझने लगेंगे तो फिर अंग्रेजी का प्रयोग बंद कर दिया जाएगा, फिर केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब तक लोग हिंदी को नहीं समझेंगे सभी राज्यों के लोग, तो फिर हिंदी को कैसे केवल हिंदी का प्रयोग किया जाए, ये यहाँ पे मत रखा गया। बात करते हैं हिंदी माध्यम भाषा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन। देखो मेरे को इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है, मैं खुला बोलता हूँ, क्योंकि जो मेरे को नहीं आता उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि यार जो आता नहीं तो उस पर क्या बात की जाए, ठीक है। तो यार मुझको अंग्रेजी नहीं समझना, आई एम हिंदी भाषी व्यक्ति, आई एम हिंदी स्टूडेंट, तो मैं यार हिंदी ही बोलता हूँ, ठीक है। तो अंग्रेजी वाले जो भी हैं, मतलब यदि यहाँ पे आ गए हैं और मुझसे हिंदी पढ़ रहे हैं, वो यार भाड़ में जाओ यार। तो हिंदी माध्यम भाषा, हिंदी विभिन्न राज्यों में शिक्षा का माध्यम है। हिंदी माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा के संस्थान बड़ी संख्या में संचालित हैं। विशेष रूप से उत्तर भारत में हिंदी माध्यम का व्यापक प्रचलन है। उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर हिंदी का, और इनकी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी ही है, तो इसका व्यापक प्रचलन हमें देखने को मिलता है। हिंदी संचार भाषा, लैंग्वेज कम्युनिकेशन। अब सारा अंग्रेजी पढ़ते मेरे को बनता नहीं, फिर भी मैंने पढ़ दी। रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, समाचार। संचार मतलब होता है एक प्रकार से रेडियो, टेलीविजन, संचार यानी कि जिसके द्वारा हम एक दूसरे से अपने बातों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वही तो संचार है। तो रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, समाचार पत्र, विज्ञापन, सोशल मीडिया आदि में हिंदी एक प्रमुख संचार भाषा है। हिंदी फिल्म उद्योग यानी कि बॉलीवुड और टीवी चैनल देश विदेश में हिंदी को लोकप्रिय बना रहे हैं। तो बॉलीवुड और टीवी चैनल ये देश विदेश में हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने का काम कर रहे हैं। तो यार इसके लिए तो थैंक यू फॉर बॉलीवुड। आजकल बॉलीवुड में भी कचरा जम गया है, लेकिन फिर भी यार वो हिंदी का तो प्रचार कर ही रहे हैं ना। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, अबे ये मेरे को अंग्रेजी शब्द बनते नहीं है, तो फिर यार मैं बोलता ही नहीं हूँ। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि घोषित है, यानी कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। नंबर 2, अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग की स्थापना का इसमें प्रावधान है।
351 एक महत्वपूर्ण है। इसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु प्रयास करे और उसे भारत की अन्य भाषाओं से समृद्ध बनाए। नंबर 4, राजभाषा अधिनियम 1963 और नियम 1976 में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नियम और योजनाएं लागू हुई। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनकी विशेषताएं। भारतीय आर्य भाषा परिवार भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है, जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक उपशाखा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं संस्कृत से विकसित हुई और प्राचीन भारतीय भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की क्रमिक विकास का परिणाम रही। बात करते हैं मुख्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की, तो इनमें नंबर 1 पर आती है हिंदी। हिंदी के बाद जिसका नाम आता है वो है उर्दू, पंजाबी नंबर 4, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, बांग्ला, असमिया, ये सभी भाषाएं आती हैं। कुल मिला के 14 भाषाएं थी। ओडिया, मैथिली, भोजपुरी, ये प्रमुख भाषाओं की बात हो रही है। वैसे तो संविधान में 22 भाषाएं हैं, अवधी और छत्तीसगढ़ी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख विशेषताओं की। सबसे पहली है संस्कृत निष्ठ शब्दावली। अधिकांश आर्य भाषाओं की जो मूल शब्दावली है वो संस्कृत से आई है और लिपि भी सेम ही है, यानी कि जो संस्कृत की लिपि थी देवनागरी, वही हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं की लिपि मानी जाती है। लिपियों में लेकिन कहीं कहीं विविधता हमें देखने को मिलती है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, गुजराती की गुजराती लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, उर्दू की फारसी और अरबी लिपि है। नंबर 3, ध्वनि प्रणाली की समानता। स्वर और व्यंजन उच्चारण में अनेक समानताएं इसमें पाई गई। अब बात कर लेते हैं नंबर 4, व्याकरणिक समानता। लिंग, वचन, कारक, क्रिया, रूप, काल आदि में समान ढांचा होता है। नंबर 5, संज्ञा व क्रिया के लचीले रूप। विभक्तियां और क्रियापदों के प्रयोग में लचीलापन हमें देखने को मिलता है। नंबर 6, अपभ्रंश से विकास। अधिकांश भाषाएं जो अपभ्रंश के रूपों से निकलकर विकसित हुई थी। ठीक है, तो ज्यादातर भाषाएं हैं वो अपभ्रंश के रूपों से ही निकली हैं। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ये सभी अपभ्रंश हैं। नंबर 7, बोलचाल की प्रधानता। अधिकांश आर्य भाषाएं पहले बोलचाल में विकसित हुई और फिर लेखन में आई। नंबर 8, भाषिक संपर्क। इन भाषाओं ने द्रविड़, तिब्बती, बर्मी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से शब्द उधार लिए हैं, यानी कि इन भाषाओं में कई शब्द हमें इन भाषाओं के भी देखने को मिलते हैं। क्षेत्रीय विविधता। एक ही भाषा की अनेक बोलियां या उपभाषाएं पाई जाती हैं, जैसे हिंदी की अवधी, ब्रज, बुंदेली, ये उपभाषाएं हैं या एक प्रकार से हिंदी की ये बोलियां हैं। तो ये भी क्षेत्रीय विविधता भी हमें इसमें देखने को मिलती है। वैदिक तथा लौकिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक संस्कृत की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले काल। वैदिक संस्कृत का प्रयोग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1000 वर्षों तक इसका प्रयोग प्रचलन में रहा, ये पीक पर रही। बात करते हैं साहित्य की, तो वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यानी कि सभी वेद लिखे गए, वेदांग लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उपनिषद इसी में लिखे गए, इसी भाषा में लिखे गए वैदिक संस्कृत में। बात करते हैं ध्वनि संरचना की। इसमें अनेक स्वर और व्यंजन अधिक जटिल और विविध रूप में मिलते हैं, जैसे रिर, लृ और ऋ, मतलब ये जो है ये एक प्रकार से जटिल व्यंजन, यानी कि जटिल स्वर या जटिल व्यंजन माने जाते हैं। तो ये भी हमें वैदिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं। नंबर 4, रूप रचना। संज्ञा और क्रिया के रूप में, मतलब क्रिया के अधिक रूप प्रचलित थे, जैसे कि द्विवचन और व्यापक प्रयोग। नंबर 5, पद क्रम। अपेक्षाकृत स्वतंत्र पद था, कवित्व प्रधानता, यानी कि कविताएं इसमें ज्यादातर लिखी गई थी। वैदिक संस्कृत की छठी विशेषता है वाक्य गठन। गूढ़ और प्रतीकात्मक भाषा शैली का प्रयोग इसमें किया गया। नंबर 7, धार्मिकता। यह भाषा धार्मिक अनुष्ठानों और स्तुति मंत्रों की भाषा थी। नंबर 8, उच्चारण। उच्चारण पर इस भाषा में, यानी कि वैदिक संस्कृत में विशेष ध्यान दिया गया। स्वर संगति इसमें प्रमुख है। अब बात कर लेते हैं लौकिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। काल। लौकिक संस्कृत का प्रयोग
यानी कि यहाँ पे देखिए पाणिनि के समय के, यानी कि पाणिनि के बाद 500 ईसा पूर्व के बाद हुआ। इसका प्रयोग 500 ईसा पूर्व के बाद हुआ और उसके बाद लौकिक संस्कृत का प्रयोग प्रचलन में आ गया। व्यवस्थित व्याकरण पाणिनि का अष्टाध्यायी लौकिक संस्कृत का अध्याय, मतलब अष्टाई जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है ना, ये लौकिक संस्कृत का आधार है। साहित्य महाकाव्य जो कि रामायण और महाभारत है, नाटक जो कि कालिदास ने लिखे हैं, दर्शन विज्ञान आयुर्वेद ये सभी लौकिक में लिखी गई, यानी कि लौकिक संस्कृत में इन सभी को लिखा गया। बात करते हैं नंबर 4 भाषा शैली। इसमें अधिक गद्य काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया और शुद्ध और परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया गया। नंबर 5 वाक्य विन्यास अधिक संगठित और विन्यस्त भाषा का प्रयोग किया गया। वाक्यों में अधिक संगठित, जो अच्छी तरह से संगठित वाक्य थे उनका प्रयोग किया गया। लोकप्रियता शासकीय साहित्यिक और धार्मिक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त ये भाषा रही लौकिक संस्कृत। नंबर 7 प्रयोग क्षेत्र पंडित राजा विद्वान वर्ग के बीच ये ज्यादा प्रयोग होती थी लौकिक संस्कृत, पंडित राजा और विद्वान वर्ग के बीच। नंबर 8 सांस्कृतिक वाहन भारतीय दर्शन धर्म कला नीति की अभिव्यक्ति का ये सबसे सशक्त माध्यम बनी लौकिक संस्कृत। भारतीय आर्य भाषा का इतिहास। दोस्तों भारतीय आर्य भाषा का इतिहास आज से 1500 ईसा पूर्व से ये मान लो कि आज तक 20वीं 21वीं सदी तक फैला हुआ है। तो ये इसका इतिहास बहुत पुराना है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो भारतीय आर्य भाषा है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको कुल मिला के 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 भाग यहाँ पर ये रहे, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक। बात करते हैं सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की। इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसके कौन कौन से 2 प्रमुख भाग हैं, यहाँ पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसका जो समय काल है, यहाँ पर समय काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक यानी कि कुल मिला के 1000 साल का इसका समय काल रहा। तो वैदिक संस्कृत को दे दीजिए कितने, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, एक 500 साल इसको दे दीजिए और 500 साल लौकिक संस्कृत को, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा। आई थिंक आप लोग इस समय काल को समझ गए होंगे कि ये जो समय काल है ये कैसे मैंने आपको डिफाइन किया है। और बात करते हैं यदि वैदिक संस्कृत की, तो जो वैदिक संस्कृत है ये संस्कृत का प्राचीनतम रूप, मतलब इसका जो वैदिक संस्कृत है ये भाषा हमें मिलती है ऋग्वेद में। प्रथम मंडल और दसम मंडल है उसकी भाषा उसके बाद की है। वैदिक संस्कृत का जो भी रूप है वर्तमान समय में मिलता है वह साहित्यिक रूप है। उसे बोलचाल की नहीं कह सकते क्योंकि जो वैदिक संस्कृत है उसमें साहित्य को लिखा गया, यह एक साहित्यिक भाषा है। वैदिक भाषा और साधारण शिक्षितों की जो भाषा है उसमें बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये मैंने बात कर ली आप लोगों के सामने वैदिक संस्कृत की। बात करें यदि लौकिक संस्कृत की, तो लौकिक संस्कृत का आधार उस समय की उत्तरी बोलचाल की भाषा ही मानी जाती है, यानी कि एक प्रकार से उस समय की जो बोलचाल की भाषा थी वो लौकिक संस्कृत की भाषा का आधार था। ठीक है, और वैदिक संस्कृत का विकसित रूप ही हम ये मान लो कि इससे लौकिक संस्कृत उत्पन्न हुई है। और ये दोनों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है उसके भाग हैं। अब बात कर लेते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की। तो मध्यकालीन जो आर्य भाषा है इसका टाइम पीरियड है वो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच में मध्यकालीन आर्य भाषाओं को जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से इसके 3 भाग हैं, आइए इन्हें भी जान लेते हैं। इसके 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं, प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय प्राकृत काल। अब प्रथम प्राकृत काल पर बात करते हैं। प्रथम प्राकृत काल, इसका जो समय काल है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं द्वितीय प्राकृत काल की।
तो इसका जो समय काल है 1 ईसा से 500 ईस्वी तक माना जाता है। अब देखिए पूर्व मूर्व हट गया है, अब 1 ईसा से 500 ईसा तक इसका समय काल माना जाता है। और जो तृतीय प्राकृत काल है, इसका जो समय काल है तृतीय प्राकृत मतलब भाषा का, तो इसका जो समय काल है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब 1000 और 1100 के मध्य में ये मान लो कि हिंदी का विकास स्टार्ट हो गया। और यहाँ से जो तीसरी आर्य भाषा है, यानी कि देखिए हमने भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो इसके बाद आधुनिक जो आर्य भाषा है उसका विकास आ जाता है। अब देखिए द्वितीय प्राकृत काल में कुछ चीजें और हमें पढ़ने को मिलती हैं, उसमें है कुल मिला के कुछ भाषाएं हैं। यहाँ पर द्वितीय प्राकृत काल में प्राकृत भाषा के अंतर्गत कुल मिला के 5 भाषाओं को हम पढ़ते हैं। सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, पैसाची प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। ठीक है, तो ये आपको एक प्रकार से नाम याद रखने हैं इनके। अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी जो भारतीय आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा। तो इसमें हम पढ़ते हैं हिंदी को। ठीक है, और हिंदी में अब हम सब पढ़ेंगे, हिंदी की जितनी भी उपभाषाएं हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी प्रमुख जो बोलियां हैं उनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को मैंने आपको अच्छे तरीके से डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे से जितना मतलब बनता है मैंने पूरी जोर लगाया है इसमें, इस वीडियो को बनाने में। आई थिंक आप लोगों को जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास क्या रहा वो आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न है, स्वनेम के अंतर्गत कितने तत्वों का अध्ययन किया जाता है? ये आपके ऑब्जेक्टिव में आया था, तो इसमें आपको 3 टिक करना था। तो दोस्तों इसका आंसर है स्वन विज्ञान के अंतर्गत 3 भेद होते हैं, यानी कि स्वनेम यानी कि स्वन विज्ञान, इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला होता है उच्चारण, यानी कि इसको हम औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं। दूसरा है संवहन, यानी कि सांवहनिक ध्वनि विज्ञान कहते हैं। तीसरा है श्रावणिक, यानी कि श्रवण ध्वनि विज्ञान। तो ये तीनों तत्व आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नंबर 2, हमारा दूसरा प्रश्न है विशिष्ट ध्वनि नियम कितने हैं, यानी कि ध्वनि नियम, विशिष्ट ध्वनि नियम कितने होते हैं? तो दोस्तों विशिष्ट ध्वनि नियम, इनकी संख्या कुल मिला के 6 है। पहला है खुले शब्दांश, दूसरा है बंद शब्दांश, तीसरा है जादुई अक्षर, चौथा है स्वर दल, पांचवा है स्वर नियंत्रित अक्षर और छठा है व्यंजन अक्षर। तो कुल मिला के विशिष्ट ध्वनि नियम 6 होते हैं। नंबर 3, अर्थ परिवर्तन के कितने कारण हैं, यानी कि वाक्य में जो अर्थ परिवर्तन होता है उसके कितने कारण है, या किसी शब्द में अर्थ परिवर्तन होता है तो इसके कितने कारण हैं? तो इसके कुल मिला के 15 प्रमुख कारणों से अर्थ परिवर्तन होता है। तो ये भी आपके बहुविकल्पीय में आया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये आया था और आपको 1 नंबर दे सकता है, यानी कि आगे भी इसके आने की संभावना है। नंबर 4, भाषा की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण कौन सा है? तो दोस्तों भाषा की उत्पत्ति का जो प्रत्यक्ष कारण है वो है विकासवाद। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद कर लेनी है। हमारा 5वां प्रश्न है भाषा के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। भाषा के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो भाषा के कई रूप हैं, जैसे कि बोलचाल की भाषा, और इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हैं कि बोलचाल की भाषा क्या है। मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो भाषा के इन्हीं रूपों का आप लोग वर्णन कर देना, तो इस प्रकार से आपका ये 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। हमारा जो छठा प्रश्न है वह है भाषा का अर्थ बताते हुए कोई 2 परिभाषाएं दीजिए। यानी कि भाषा का हमें सबसे पहले तो अर्थ बताना है और उसकी कोई भी 2 परिभाषाएं हमें किन्हीं भी विद्वानों की दे देनी है। तो भाषा सार्थक शब्दों का समूह है जिसके जरिए हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा क्या है? सार्थक शब्दों का समूह है जिसके जरिए हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान, आदान यानी कि लेना, प्रदान यानी कि देना, आदान प्रदान करते हैं। तो पाणिनि के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करता है। पाणिनि कहते हैं कि भाषा वह साधन है, भाषा को एक साधन मानते हैं जिसके द्वारा मनुष्य यानी कि हम अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो ये पाणिनि ने इस प्रकार से परिभाषा दी। दूसरी परिभाषा है प्लेटो की। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक अवस्था है, यानी कि यदि आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो वो मूक यानी कि चुप रहने की अवस्था है।
अथवा अध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार को इन्होंने मूक अवस्था और अध्वन्यात्मक बातचीत कहा। और यदि यही जो विचार है ध्वन्यात्मक बनकर ओठों पर प्रकट हो जाएं तो उन्हें ही भाषा कहते हैं। तो ये है हमारी प्लेटो की परिभाषा। अब जानते हैं हमारे 7वें प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है, स्वर्ण विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि स्वर्ण विज्ञान क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो दोस्तों स्वर्ण विज्ञान वह शाखा जो भाषाई ध्वनियों की शारीरिक और भौतिक संरचना, इनके उत्पादन, संचरण और ग्रहण के अध्ययन से संबंधित है। तो स्वर्ण विज्ञान क्या है, भाषा की ध्वनियों की शारीरिक, पहली है शारीरिक, दूसरी है भौतिक संरचना, उनके उत्पादन, संचरण और ग्रहण के अध्ययन से संबंधित है। तो यही क्या है, स्वर्ण विज्ञान है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि ध्वनियाँ आखिर कैसे उत्पन्न हुई, आखिर कैसे उच्चारण की जाती हैं और आखिर कैसे उन ध्वनियों को समझा जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे 8वें प्रश्न की, जो कि है भाषा विज्ञान के प्रमुख अंगों पर प्रकाश डालिए। तो भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उन पर हमें क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख अंग हैं। पहला है ध्वनि विज्ञान, दूसरा है पद यानी कि शब्द विज्ञान, तीसरा है वाक्य विज्ञान और चौथा व अंतिम जो है वो है अर्थ विज्ञान। हमारा 9वां प्रश्न है, रूपेम के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। तो रूपेम यानी कि रूप अर्थ से संश्लिष्ट भाषा की लघुत्तम इकाई को रूपेम कहा जाता है। तो एक बार इस परिभाषा को आप लोग याद कर लेना। रूप अर्थ से संश्लिष्ट भाषा की जो सबसे लघुत्तम इकाई है उसी को क्या कहते हैं, रूपेम कहा जाता है। इसके मुख्य 2 प्रकार हैं, वैसे तो 3 हैं लेकिन मुख्य 2 ही प्रकार हैं। पहला है मुक्त रूपेम, दूसरा है बद्ध रूपेम। मुक्त रूपेम को समझ लेते हैं। इनका अर्थ समझने के लिए किसी भी अन्य रूपेम से जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे रोशनी है, एक शब्द है, तो ये अपने आप में मुक्त रूपेम है। दुनिया है, ये अपने आप में मुक्त रूपेम है। बद्ध रूपेम जैसे कि लंबा, अब लंबा कौन है, लंबा व्यक्ति है, तो ये एक प्रकार से बद्ध रूपेम है। हमारा 10वां प्रश्न है, वाक्य परिवर्तन के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि वाक्य में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। तो इसका पहला कारण है प्रयोग में नवीनता। जी हाँ दोस्तों, वाक्य परिवर्तन का पहला कारण है प्रयोग में नवीनता। अन्य प्रयोग किए जाते हैं उससे भी वाक्य परिवर्तन होता है। अन्य भाषाओं से निकटता, वाक्य परिवर्तन किस कारण होता है, एक प्रकार से जो अन्य भाषाएं हैं उनसे निकटता करेंगे तो भी हमारे वाक्य में परिवर्तन हो सकता है। नंबर 3, विभक्तियों और घिस जाना, यानी कि विभक्तियां हैं उनका घिस जाना, इससे भी वाक्य परिवर्तन होता है। नंबर 4, संक्षिप्तता या लाघव, संक्षिप्तता के कारण भी वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी संक्षिप्तता बहुत ही छोटी रहती है, यानी कि लाघवता रहती है वाक्य में, उसके कारण भी वाक्य का परिवर्तन हो जाता है। स्पष्टता या बलाघात के कारण, और छठा है मानसिक स्थिति के कारण। तो इन कारणों से वाक्य परिवर्तन होता है। तो दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, रूप विज्ञान का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो रूप विज्ञान यह भाषा विज्ञान की एक शाखा है। इसमें शब्द को पद में बदलने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद करनी है। रूप विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, शब्द को पद में बदलने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसे मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। रूप विज्ञान को अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। और रूप विज्ञान में रूपेम और इससे जुड़ी इकाइयों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, रूपेम और इनसे जुड़ी इकाइयों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे रूप विज्ञान है, इसे रूपग्राम भी कहा जाता है। तो रूप विज्ञान को रूपग्राम भी कहा जाता है। अध्ययन की दिशा के आधार पर रूप विज्ञान के प्रकार। तो अध्ययन की दिशा के आधार पर रूप विज्ञान के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, पहला है वर्णनात्मक रूप विज्ञान, दूसरा है ऐतिहासिक रूप विज्ञान, तीसरा है तुलनात्मक रूप विज्ञान। कि जो भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार हैं, ये दोनों ही भाषा विज्ञान के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं जो भाषा के अध्ययन में उपयोग किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों इसका उत्तर जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाषा व्यवस्था होती क्या है। भाषा व्यवस्था का तात्पर्य भाषा की संरचना, नियम और संगठन से है। इसमें व्याकरण, ध्वनि, शब्द निर्माण, वाक्य संरचना और भाषाई नियम शामिल होते हैं।
यह भाषा का स्थायी और सैद्धांतिक पक्ष है। उदाहरण के लिए हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि के नियम, मतलब क्रिया विशेषण, ये जो नियम है ना, ये भाषा व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं और वाक्य बनाने के तरीकों का अध्ययन भाषा व्यवस्था का ही हिस्सा है। तो दोस्तों अब अपन जानते हैं कि भाषा व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं आखिर कौन सी हैं। सबसे पहले है स्थिर और व्यवस्थित नियमों का समूह है, यानी कि दोस्तों भाषा व्यवस्था में सभी नियम जो रहते हैं वो स्थिर रहते हैं, साथ ही वो व्यवस्थित रहते हैं। नंबर 2, किसी भी भाषा को समझने और सिखाने का आधार, तो भाषा व्यवस्था ही है जो किसी भी भाषा को समझने और सिखाने का आधार है। नंबर 3, शब्दार्थ, ध्वनि विज्ञान और व्याकरण के नियमों का विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, हम भाषा व्यवस्था के माध्यम से ध्वनि विज्ञान, शब्दार्थ और व्याकरण के नियमों का भली भांति विश्लेषण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जाना कि भाषा व्यवस्था क्या है और भाषा व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं भाषा व्यवहार के बारे में। तो दोस्तों भाषा व्यवहार से तात्पर्य है कि लोग भाषा का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। इसमें भाषा का सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक उपयोग शामिल है, यानी कि जो आम बोलचाल में बोलते हैं वो कहलाया हमारा व्यवहारिक जो भाषा है, ठीक है। सांस्कृतिक जो संस्कृति है आपकी, और सामाजिक यानी कि जो भाषा समाज में बोली जाती है उसी को हम भाषा व्यवहार कहते हैं। भाषा व्यवहार व्यक्तिगत और सामूहिक संदर्भ में अलग अलग हो सकता है, यानी कि दोस्तों भाषा का जो व्यवहार है वो व्यक्तिगत और सामूहिक इन दोनों ही संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का बोलचाल की भाषा, लेखन शैली या अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग, यानी कि दोस्तों एक प्रकार से कहा जाए भाषा व्यवहार जो किसी व्यक्ति की बोलचाल की भाषा है, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो आपकी बोली है, लेखन शैली है और अलग अलग जो सामाजिक परिस्थिति हैं उस समय जो भाषा का प्रयोग है वही हमारा भाषा व्यवहार कहलाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भाषा व्यवहार की मुख्य विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, भाषा का व्यवहारिक और गतिशील पहलू। जी हाँ दोस्तों, जो भाषा व्यवहार है वह भाषा का व्यवहारिक और गतिशील पहलू है। वहीं दोस्तों जब हमने बात की थी भाषा व्यवस्था के बारे में तो वो भाषा का स्थिर और व्यवस्थित नियमों का समूह है। अब बात करते हैं नंबर 2, भाषा उपयोग की विविधता, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक शैली, ये भी भाषा व्यवहार की एक प्रमुख विशेषता है। नंबर 3, समाज, संस्कृति और संदर्भ के अनुसार बदलता है, यानी कि दोस्तों जो भाषा व्यवहार है वह समाज, संस्कृति और संदर्भ यानी कि जैसा देश वैसा भेष उसके अनुसार कार्य करता है, यानी कि उसी के अनुसार वह उसमें परिवर्तन होता है। तो दोस्तों अब विशेषताओं के आधार पर जानते हैं भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार, इन दोनों में अंतर। सबसे पहला है भाषा व्यवस्था है वह भाषा का स्थायी और नियमबद्ध पक्ष है। वहीं दोस्तों जो भाषा व्यवहार है वह भाषा का गतिशील और संदर्भ पर आधारित पक्ष है। वहीं दोस्तों जो भाषा व्यवस्था है वह भाषा का सैद्धांतिक अध्ययन है और साथ ही जो भाषा व्यवहार है वह भाषा के सामाजिक और व्यावहारिक उपयोग का अध्ययन है। भाषा व्यवस्था का जो उदाहरण है वह है व्याकरण के नियम, और वही दोस्तों भाषा व्यवहार है उसका जो उदाहरण है वह है अलग अलग अवसरों पर भाषा का प्रयोग, साथ ही आप कह सकते हैं एक प्रकार से बोली। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार, इनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर कुछ अंतर के बारे में। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो प्रश्न है भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, ये होता है पूरी तरह से समाप्त। भाषा विज्ञान विज्ञान है अथवा कला, इस तथ्य की तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए। तो उत्तर में हम सर्वप्रथम लिखेंगे भाषा विज्ञान के संदर्भ में विज्ञान या कला का प्रश्न अनेक विद्वानों ने उठाया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है भाषा विज्ञान में भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, परंतु कतिपय विद्वानों ने इसे भाषा शास्त्र या तुलनात्मक व्याकरण कहकर भाषा विज्ञान की वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अतः भाषा विज्ञान को विज्ञान या कला सिद्ध करने का जो प्रयत्न है वह अनेक बार हुआ है।
भाषा विज्ञान विज्ञान है या कला, इसका निश्चय करने के पूर्व विज्ञान और कला का अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर ये विज्ञान क्या है और ये जो कला है ये क्या है। यानी कि एक प्रकार से भाषा विज्ञान है, उसके विज्ञान के संदर्भ में तर्क हम जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे भाषा विज्ञान के कला के संदर्भ में क्या क्या तर्क हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं भाषा विज्ञान के विज्ञान के संदर्भ में तर्क। तो इसका पहला तर्क है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पद्धति। जी हाँ दोस्तों, भाषा विज्ञान वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करता है, जैसे डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। अब अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होता है। यानी कि यह जो है ना, जो भाषा विज्ञान है यह अवलोकन और प्रयोग पर भी आधारित होता है। उदाहरण स्वरूप ध्वनि विज्ञान में ध्वनियों के जो उच्चारण है और उनको सुनने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन अब वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। नंबर 2, सार्वभौमिक नियमों की खोज। भाषा विज्ञान भाषा के सार्वभौमिक नियमों को समझने का प्रयास करता है, जैसे नोम चॉम्स्की की यूनिवर्सल ग्रामर। यह दर्शाता है कि भाषाएं कैसे विकसित होती हैं और उनके पीछे क्या संरचनात्मक सिद्धांत काम करते हैं। यानी कि उनके पीछे किस प्रकार की संरचना बनी हुई है और उसके क्या सिद्धांत हैं। नंबर 3, अनुभवजन्य प्रमाण। भाषा विज्ञान में अनुभवजन्य साक्ष्य का विशेष महत्व है। भाषा का विश्लेषण आंकड़ों और प्रायोगिक परिणामों के आधार पर किया जाता है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं भाषा और मस्तिष्क के अध्ययन की, जिसमें न्यूरोलिंग्विस्टिक्स भाषा और मस्तिष्क के बीच संबंध का अध्ययन करता है, जो इसे विज्ञान की शाखा के रूप में मजबूत आधार प्रदान करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो गए भाषा विज्ञान के पक्ष में तर्क। अब हम बात करते हैं भाषा विज्ञान के कला के पक्ष में तर्क। तो सबसे पहला तर्क है सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति। भाषा सृजनात्मकता और मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। साहित्य, कविता और भाषाई सौंदर्य भाषा का वह पक्ष है जो इसे कला के करीब लाता है। नंबर 2, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू। भाषा विज्ञान भाषा को एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्पाद मानकर उसका अध्ययन करता है। यह मानव समाज और संस्कृति के रचनात्मक पक्ष को समझने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं तीसरे तर्क की, अस्पष्टता और संदर्भ। भाषा की प्रकृति कभी कभी वैज्ञानिक ढांचे में समाहित नहीं हो पाती है। शब्दों के अर्थ संदर्भ पर निर्भर करते हैं, जो इसे कला के करीब लाता है। तो इस प्रकार से हमने बात की भाषा विज्ञान कला के पक्ष में तर्कों की। यानी कि एक प्रकार से हमने बात की भाषा विज्ञान के विज्ञान के पक्ष में जो तर्क थे, और इसके बाद हमने बात की भाषा विज्ञान के कला के पक्ष में तर्क के बारे में। अब दोस्तों इसका हम निष्कर्ष जान लेते हैं। तो दोस्तों भाषा विज्ञान ना तो केवल विज्ञान है और ना ही केवल कला, यह दोनों का ही संयोजन है। तो ये बात आपको एग्जाम में छाप देनी है। यह मानव भाषा की जटिलता है उसको समझने का एक साधन है, जिसमें वैज्ञानिक विधियां और कलात्मक दृष्टिकोण दोनों का समावेश है। कि भाषा विज्ञान का क्या महत्व है, इसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। भाषा विज्ञान का महत्व और उपयोगिता अनेक क्षेत्रों में देखी जाती है। इसके विविध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे प्रमुख 15 बिंदुओं में समझा जा सकता है। यानी कि इन 15 बिंदुओं में हम भाषा के महत्व और उसकी उपयोगिता को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की, भाषा संरचना का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, भाषा विज्ञान के द्वारा हम भाषा की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, भाषा विज्ञान भाषा की ध्वनि, व्याकरण, वाक्य संरचना और अर्थ का व्यवस्थित अध्ययन करता है, जिससे भाषाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2, भाषा अध्ययन का आधार। जी हाँ दोस्तों, भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन का एक भाग आधार है। इसके माध्यम से
लिखित साहित्यिक एवं असाहित्यिक, प्रचलित अप्रचलित, देसी विदेशी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, विकसित अविकसित सभी प्रकार की भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः इसकी जो उपयोगिता है वह स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इसी के माध्यम से भाषा क्या है, इसके कौन कौन से अंग हैं, भाषा की उत्पत्ति, विकास किस प्रकार होता है आदि ज्ञात हो सकता है। भाषा के विभिन्न परिवार, उनका वर्गीकरण, भाषाओं का सांस्कृतिक महत्व भी इसी से पता चलता है। भाषा की जीवन शक्तियाँ क्या हैं, विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रणालियों से कैसे भाव प्रकाशन की क्षमता ग्रहण की, परस्पर संबद्ध भाषाएं किस प्रकार पृथकता को प्राप्त हो गईं, भाषा किस प्रकार विकसित होकर नए रूप ग्रहण कर लेती है। तो ये सब हम इस बिंदु के आधार पर जान सकते हैं, जो कि भाषा विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे बिंदु की, जो कि है ज्ञान पिपासा की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि भाषा विज्ञान अपनी चिर परिचित भाषा के संबंध में जिज्ञासा को तृप्त करता है, यानी कि जिज्ञासा को जगाता है। ज्ञान की वृद्धि करना मानवीय स्वभाव और कर्तव्य है, और भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग होने के कारण उससे संबंधित सभी जिज्ञासाओं का समाधान भी हमारे लिए आवश्यक है। इससे हमें बौद्धिक शांति प्राप्त होती है और ज्ञान की भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 4, अनुवाद में उपयोगिता। भाषा विज्ञान अनुवाद को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने में सहायक है। यह विभिन्न भाषाओं के बीच सांस्कृतिक और भाषाई अंतर को समझने में मदद करता है। नंबर 5, साहित्य के अध्ययन में सहायक। जी हाँ दोस्तों, भाषा विज्ञान है वह साहित्य के अध्ययन में भी सहायक है। प्राचीन वाङ्मय का ज्ञान यानी कि वेदादि और उनका वास्तविक अर्थबोध भाषा की सहायता से ही संभव है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि इस माध्यम से प्राचीन साहित्य के अर्थ, उच्चारण तथा उपयोग आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने स्पष्ट किया है कि साहित्य में प्रयुक्त विविध भाषाओं के निर्माण एवं संरचना का सम्यक ज्ञान भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है, और भाषा विज्ञान ही बताता है कि किस तरह कोई बोली धीरे धीरे विभाषा का रूप ग्रहण करती है और कैसे वह लोक भाषा का रूप ग्रहण करती है, साहित्य रचना एवं लोक व्यवहार में प्रयुक्त होती है। इसके बाद वह साहित्य रचना और लोक व्यवहार में भी प्रयुक्त होने लगती है, और किस प्रकार वह परिनिष्ठित भाषा बनकर उच्च स्तरीय साहित्य के निर्माण में काम आने लगती है। भाषा विज्ञान ही साहित्य के अभिव्यक्ति, सौंदर्य एवं अभिव्यंजना कौशल को समझाने में सहायक होता है। नंबर 6, वैज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्ति। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि भाषा विज्ञान द्वारा भाषा के सूक्ष्म अध्ययन की ओर मानव की प्रकृति और उसके दृष्टिकोण को विज्ञान मूलक बना देता है। वह प्रत्येक वस्तु के तत्व दर्शन और तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। किसी भी विज्ञान या शास्त्र का तत्व दर्शन मानव का लक्ष्य है। अब बात करते हैं नंबर 7, लिपि विकास में सहायक। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि यह लिपि आदि में सरलता एवं शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तन एवं परिवर्धन करने में सहायक है। सांकेतिक लिपि के उन्नयन द्वारा भी यह सहायक होकर शुद्ध एवं संकेत चिन्ह प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जिसे हम चिन्ह बोलते हैं उसे चिन्ह मतलब एक प्रकार से बीच में आधा हा रहता है, इसे अपन इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 8, शब्दार्थ बोध। शब्दों के विविध अर्थों का सम्यक बोध भी भाषा विज्ञान ही कराता है। डॉक्टर सक्सेना ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि किस तरह पीढ़ी परिवर्तन के साथ साथ किसी शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, कैसे वातावरण के कारण एक ही शब्द विभिन्न अर्थों का द्योतक हो जाता है, कैसे शब्दों के अर्थ में विस्तार संकोच होता है, कैसे अर्थ कुछ बदले जाते हैं। भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि किस तरह महाराज जो शब्द है रसोइया का वाचक होकर
अपसर्ग जो अपकर्ष है उसकी ओर बढ़ा। साहस शब्द हिम्मत का द्योतक होकर उत्कर्ष की ओर बढ़ा। पर्यायवाची विलोम शब्दों के अंतर को भी भाषा विज्ञान ही स्पष्ट कराता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 9, भाषा की शुद्धता। भाषा की शुद्धता को भी भाषा विज्ञान ही स्पष्ट करता है। डॉक्टर सक्सेना के अनुसार भाषा विज्ञान ही हमें यह समझाता है कि किस तरह भाषाओं के शब्दों में कहीं वर्ण विपर्य हो जाता है, कहीं स्वर या व्यंजन का आगम, कहीं इनका लोप होकर भाषा के अशुद्ध प्रयोग प्रचलित हो उठते हैं। यथा उपरोक्त चिन्ह राष्ट्रीय तथा कुल्फी पर विचार करें तो पता चलता है कि इनके शुद्ध रूप उपयुक्त चिन्ह राष्ट्रीय और कुफली है। जी हाँ दोस्तों, जो आप कुल्फी पढ़ते हैं वो कुल्फी नहीं कुफली होता है, लेकिन अब कुल्फी ही पढ़ते हैं इसलिए वो कुफली का कुल्फी बन गया। यहाँ पर दोस्तों ऊपर राष्ट्रीय में, नीचे अपन राष्ट्रीय पढ़ते हैं जबकि होता है राष्ट्रीय। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्रकार से अपन, मैंने पहले ही बताया है कि अपन पढ़ते हैं चिन्ह जबकि होता है चिह्न। तो एक प्रकार से कुल्फी है पर लोक व्यवहार में उक्त अशुद्ध रूप ही प्रचलित है। तो इस प्रकार से भाषा की शुद्धता भी बहुत ही ज्यादा महत्व देती है। तो अब बात करते हैं नंबर 10, व्याकरण में सहायक। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण है। व्याकरण के नियमों का क्या दार्शनिक आधार है, इसका निरूपण भाषा विज्ञान करता है। शब्द और अर्थ, संबंध, प्रवृत्ति और प्रत्यय का मौलिक अर्थ, पद विभाजन का आधार आदि बातों का जो विवेचना है, मतलब वह भाषा विज्ञान ही करता है। इन सभी की विवेचना कौन करता है? भाषा विज्ञान। अब बात करते हैं नंबर 11, वाक् चिकित्सा। तुतलाहट, हकलाहट, अशुद्ध उच्चारण, शुद्ध श्रवण आदि को दूर करने में सहायक होकर यह चिकित्सा शास्त्र का भी अंग बन गया है। तो एक प्रकार से यह चिकित्सा शास्त्र का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। भाषा विज्ञान वाक्य यंत्र का सम्यक अध्ययन कराकर यह भी जानकारी देता है कि किस स्थान से कौन सी ध्वनि का उच्चारण होता है। अतः वाक्य यंत्र की कमियों को जानकर उनकी चिकित्सा सुगमता से हो सकती है। यानी कि दोस्तों किसी से बोलते नहीं बनता तो उसकी चिकित्सा भी भाषा विज्ञान के द्वारा संभव है। अब बात करते हैं 12वें बिंदु की, संचार माध्यम। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि दूरसंचार तथा यांत्रिक प्रतीकात्मक अनुवाद के लिए भाषा विज्ञान की सहायता ली जाती है। भाषा विज्ञान के संकेतों के द्वारा दूरसंचार पद्धति के लिए आवश्यक संकेत उपलब्ध होते हैं। नंबर 13, मशीन अनुवाद। यहाँ दोस्तों जैसे कि आप लोग गूगल ट्रांसलेट की मदद लेते हैं तो यह एक प्रकार से मशीनी अनुवाद कहलाता है। तो अब बात करते हैं नंबर 14, भाषाई नीति निर्माण। यह सरकारों और संगठनों को भाषाई नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। नंबर 15, मानव संज्ञान और मनोविज्ञान में उपयोगिता। भाषा विज्ञान भाषा के माध्यम से मस्तिष्क और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। वाक्यव यानी कि ध्वनि अवयव और उनके कार्य पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। जानेंगे कि ये वाक्यव होता क्या है। इसको अंग्रेजी में तो स्पीच ऑर्गन कहते हैं, पर ये हिंदी में क्या है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। यानी कि वाक्यव का मतलब होता है ध्वनि के अवयव। यानी कि ये वाक्यव वे शारीरिक अंग हैं जो ध्वनि उत्पादन और भाषाई उच्चारण में सहायक होते हैं। यानी कि ध्वनि के उत्पादन में और भाषा के उच्चारण में सहायक होते हैं। इनमें जो वाक्यव हैं इनमें कौन कौन से एक प्रकार से अंग शामिल हैं? फेफड़े हैं, स्वर यंत्र, स्वर तंतु, जीभ, तालु, होंठ, दांत और नासिका। नासिका मतलब नाक। तो दोस्तों ये सभी अंग मिलकर वायु प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और ध्वनियों को स्वर और व्यंजन में परिवर्तित करते हैं, जिससे कि ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहले वाक्यव यानी कि फेफड़े के बारे में। फेफड़े जिन्हें लंग्स भी कहा जाता है, इनका कार्य क्या रहता है? तो यह ध्वनि उत्पादन के लिए आवश्यक वायु प्रवाह उत्पन्न करते हैं। वायु प्रवाह ध्वनि उत्पन्न करने की पहली आवश्यकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ राम जाते हैं कहीं, राम जाते हैं कहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो मेरी सांस टूटेगी। तो यही है, फेफड़े क्या करते हैं? वायु ही है जो ध्वनि का पहला एक प्रकार से अंग है, पहला वाक्यव है। फेफड़े का महत्व क्या है? अधिकांश ध्वनियाँ उत्सर्जनात्मक होती हैं जिनमें
फेफड़ों से बाहर की ओर हवा प्रवाहित होती है। तो ज़्यादातर ध्वनियाँ जो रहती हैं उसमें क्या होता है, फेफड़ों से बाहर की ओर हवा बाहर निकलती है। ठीक है, ज़्यादातर ध्वनियों में ऐसा होता है, बहुत कम ध्वनियाँ हैं जिनमें फेफड़े की ओर हवा अंदर आए। ठीक है। नंबर 2, स्वर तंतु, जिसे वोकल कॉर्ड्स भी कहा जाता है, स्थान ये कहाँ रहता है, गले में स्वर यंत्र के भीतर स्थित रहता है। तो हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है वह हमारे जो टैटुआ एक प्रकार से बोल सकते हैं उसके नीचे स्थित रहता है। इसका क्या कार्य है, स्वर ध्वनियों और स्वर युक्त व्यंजनों का उत्पादन करते हैं। जो ये स्वर तंतु हैं ये स्वर ध्वनियों और स्वर युक्त व्यंजनों का उत्पादन करते हैं। साथ ही स्वर रहित ध्वनियों के लिए स्वर यंत्र खुला रहता है। अब स्वर तंतु में विशेष क्या है, तो इसमें है कंपन की गति से ध्वनि की जो पिच है, इंग्लिश शब्द है एक प्रकार से पिच, इसकी जो पिच है वह निर्धारित होती है कि ध्वनि एक प्रकार से कितनी तेज रहेगी या कम रहेगी, ये स्वर तंतु ही निर्धारित करता है। नंबर 3, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र एक प्रकार से आप बोल सकते हैं अपना कंठ। इसका कार्य रहता है यह वोकल कॉर्ड्स को नियंत्रित करता है, यानी कि स्वर तंतु को नियंत्रित करता है और ध्वनि उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है। स्वर ध्वनियों के लिए कंपन उत्पन्न करता है। साथ ही जो स्वर यंत्र होता है यह स्वर ध्वनियों के लिए कंपन उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं स्वर यंत्र के महत्व के बारे में। तो इसका ये महत्व है कि स्वर और स्वर रहित ध्वनियों को ये अलग करने में मदद करता है, यानी कि एक प्रकार से स्वर और स्वर से जो सम्मिलित है जो ध्वनियाँ हैं उनको अलग कौन करता है, स्वर यंत्र उन्हें अलग करता है। चौथा जो अंग है वो है तालु, और ये तालु है, इसके 2 भाग हैं, एक प्रकार से कठोर तालु और दूसरा है कोमल तालु। कार्य क्या है, जो कठोर तालु है वह ध्वनि को दिशा देने में मदद करता है और जो कोमल तालु है वह नासिक और मौखिक ध्वनियों को अलग करता है। एक प्रकार से नाक वाली ध्वनि और मुंह वाली ध्वनि यानी कि ओरल ध्वनियाँ, इन दोनों को अलग करता है। तो देखो तालु 2 प्रकार के हैं, कठोर तालु, कोमल तालु। तो ये अलग अलग प्रकार से आप लोगों को याद रखनी है। अब बात करते हैं नंबर 5, जीभ। जीभ का कार्य क्या है, यह सबसे लचीला और बहुउपयोगी, कई उपयोग है इसके, ठीक है, बहुउपयोगी वाग्यव है। जीभ की स्थिति जैसे अग्रभाग, मध्य भाग और पिछला भाग ध्वनि को प्रभावित करती है। यानी कि अपन आगे के भाग से बोलेंगे तो कुछ ध्वनि कुछ अलग आएगी, मध्य भाग से बोलेंगे तो ध्वनि कुछ अलग आएगी, और जीभ के पिछले भाग से बोलेंगे तो भी ध्वनि कुछ अलग आएगी। अब बात करते हैं जीभ के महत्व की। तो जीभ का महत्व क्या है, जैसे टा है, ता है, दा है, ला है जैसे ध्वनियों के निर्माण में जीभ मदद करती है। तो दोस्तों अब हमारा अगला जो वाग्यव है वो है होंठ। होंठ क्या करते हैं, ध्वनि निर्माण में अवरोध को उत्पन्न करते हैं, गोल ध्वनियाँ और अस्पष्ट ध्वनियों का निर्माण करते हैं। उदाहरण जैसे पा, बा, मा, ये जैसे ये ध्वनियाँ है ना, इनका निर्माण कौन करता है, हमारे ओठ करते हैं, लिप्स करते हैं इन सभी का निर्माण। हमारा सेकेंड लास्ट जो वाग्यव है वो है दांत। दांत के कार्य क्या है, ये ध्वनियों को स्पष्ट करने में सहायक है। एक प्रकार से कहा जाए यदि आपके स्वस्थ दांत रहेंगे तो आपकी ध्वनियाँ भी क्या रहेंगी, स्पष्ट रहेगी। ऊपरी दांत जीभ के साथ मिलकर ध्वनि बनाते हैं। तथा उदाहरण जैसे आपने बोला था, ठीक है, थ थ थ, तो ये क्या है, दांत हैं, ये जीभ के साथ मिलकर ध्वनि का निर्माण कर रहे हैं। थ, ध, स, ज, ये सभी क्या है, जीभ के साथ मिलकर दांत ध्वनि का निर्माण कर रहे हैं। हमारा अगला और आखिरी वाग्यव है नासिका, यानी कि नाक। नासिक के ध्वनियों का निर्माण करते हैं। कोमल तालु नासिका को खोलता या बंद करता है। उदाहरण माँ, माँ, इसमें क्या होता है, एक प्रकार से एक अनुनाद टाइप का होता है। और इंगा जैसी ध्वनियों का निर्माण होता है। हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है स्वन विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख शाखाओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, स्वन विज्ञान भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो ध्वनियों के उत्पादन, ध्वनि गुणों और उनके श्रवणीय पहलुओं का अध्ययन करती है, यानी कि सुनने वाले पहलुओं का अध्ययन करती है। यह भाषा के भौतिक ध्वनि पहलुओं को समझने का एक वैज्ञानिक प्रयास है। स्वन विज्ञान है, देखो दोस्तों, स्वन विज्ञान को ध्वनि विज्ञान भी कहा जाता है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। स्वन विज्ञान भाषा की ध्वनियों का विवरण, वर्गीकरण और विश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से हमने इसकी प्रस्तावना देख ली। अब जानते हैं स्वन विज्ञान की परिभाषा। तो स्वन विज्ञान यानी कि ध्वनि विज्ञान वह शाखा है
जो भाषाई ध्वनियों की शारीरिक और भौतिक संरचना, उनके उत्पादन, संचरण और ग्रहण के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि स्वन विज्ञान है वह शाखा है जो भाषाई ध्वनि होती है उसके शारीरिक, भौतिक और उनके उत्पादन, संचरण और ग्रहण के अध्ययन में संबंधित होती है। इन्हीं के अध्ययन से जो संबंधित हो वही स्वन विज्ञान है, वही ध्वनि विज्ञान है। यह इस बात पर केंद्रित करता है कि ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं और उन्हें कैसे सुना और समझा जा सकता है। यानी कि दोस्तों स्वन विज्ञान हमें बताता है कि एक प्रकार से ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, किन अवयवों से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं और उन ध्वनियों को कैसे सुन सकते हैं और उन ध्वनियों को कैसे समझ सकते हैं। इन सभी के बारे में स्वन विज्ञान हमें सिखाता है। तो दोस्तों अब जानते हैं स्वन विज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। तो दोस्तों स्वन विज्ञान का सबसे पहला उद्देश्य है ध्वनियों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, स्वन विज्ञान मानव ध्वनि तंत्र द्वारा उत्पादित विभिन्न ध्वनियों का वर्गीकरण करता है। यानी कि हम जितनी भी ध्वनियां बोलते हैं उन सभी का वर्गीकरण कौन करता है? स्वन विज्ञान। इसमें क्या है? स्वर, व्यंजन और अर्ध स्वर जैसे ध्वनि प्रकारों का अध्ययन होता है। अब बात करते हैं नंबर 2, ध्वनि उत्पादन का अध्ययन। पहला उद्देश्य था ध्वनियों का वर्गीकरण और स्वन विज्ञान का जो दूसरा उद्देश्य है वह है ध्वनि उत्पादन का अध्ययन। यह अध्ययन करता है कि ध्वनि कैसे और किन अंगों जैसे होंठ, जीभ, गला, फेफड़े के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो ध्वनि उत्पादन का अध्ययन है यह अपने जो अंग हैं, जो आंतरिक अंग हैं, उनका यह अध्ययन करता है। नंबर 3, ध्वनियों का भौतिक विश्लेषण। स्वन विज्ञान में ध्वनियों की आवृत्ति यानी कि कितनी बार ध्वनि बोली जा रही है उसकी बार बार एक प्रकार से आवृत्ति होना, तीव्रता और ध्वनि तरंगों की संरचना का विश्लेषण किया जाता है। नंबर 4, श्रवण और ध्वनि विज्ञान। श्रवण यानी कि सुनना और ध्वनि आप लोग समझते ही हो। स्वन विज्ञान यह समझने की कोशिश करता है कि मानव मस्तिष्क ध्वनियों को कैसे सुनता है, कैसे समझता है और कैसे पहचानता है। तो यह सब स्वन विज्ञान की तरह ही द्वारा ही होता है। नंबर 5, भाषाई विविधता का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, जो स्वन विज्ञान है वह विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त ध्वनियों और उनके रूपों को पहचानना और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना, यह भी स्वन विज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य है कि किन भाषाओं में कौन सी ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। और एक प्रकार से आप लोगों को बता दें कि जैसे कि सा है तो ये आपके ईरानी भाषा में सा का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पे सा की जगह पे क्या कहते हैं? हा कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषा हैं, उनकी अपनी अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, तकनीकी और व्यवहारिक उपयोग। यह विज्ञान यानी कि स्वन विज्ञान भाषा शिक्षण, स्पीच टेक्नोलॉजी जैसे स्पीच रिकॉग्निशन और सिंथेसिस और चिकित्सा में मान लो जैसे कि आइडियोलॉजी, इसमें भी सहायता करता है क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। जब आप एक प्रकार से स्वन विज्ञान को अच्छी तरीके से समझ लोगे ना तो आपको इन 6 उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्वन विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। यदि बात की जाए स्वन विज्ञान की शाखाओं की तो स्वन विज्ञान को सामान्यतः 3 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसकी पहली शाखा है आकृति ध्वनि विज्ञान। यह शाखा इस बात का अध्ययन करती है कि भाषाई ध्वनियों का उत्पादन कैसे होता है, यानी कि भाषा की ध्वनियों का उत्पादन आखिर होता कैसे है। ये जो इसका निष्कर्ष कौन करता है? आकृति ध्वनि विज्ञान। ध्वनि उत्पादन के चरण यानी कि एक प्रकार से ध्वनि उत्पादन के कौन कौन से चरण होते हैं? पहला चरण है श्वसन। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए फेफड़ों से हवा का प्रवाह है। ध्वनि निर्माण, पहला है श्वसन जिसमें क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए फेफड़ों से हवा का प्रवाह बाहर निकलता है। दूसरा है ध्वनि का निर्माण, ठीक है, ध्वनि निर्माण। तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनके कंपन के माध्यम से स्वर उत्पन्न करना। तो आपने जो वोकल कॉर्ड होते हैं उनके कंपन के माध्यम से किसी भी स्वर को उत्पन्न करना, ये हमारा होता है ध्वनि का निर्माण। और इसी प्रकार से एक प्रकार से अपन ने सांस ली और सांस के बाद फेफड़ों में हवा गई, उसके बाद ही हम ध्वनि का उच्चारण कर पाते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बात भी तात्विक है, यदि आप लोगों ने ध्यान दी होगी, आप एक
सांस में एक सीमित अक्षरों तक ही बोल सकते हैं, यानी कि सीमित शब्द ही बोल सकते हैं। यदि उसके आगे आपको बोलना है तो आपको दूसरी सांस जरूर लेनी होगी। ठीक है, तो इसकी जो उपयोगिता है वह विभिन्न भाषाओं में ध्वनियों के उच्चारण के तरीके को समझने और सिखाने में मदद करती है। तो नंबर 2 जो कि स्वन विज्ञान की दूसरी शाखा है वह है ध्वनि भौतिक विज्ञान। यह शाखा ध्वनि तरंगों के भौतिक पहलुओं का अध्ययन करती है। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि, ये तीनों ही ध्वनि भौतिक विज्ञान के मुख्य तत्व हैं। ध्वनियों के स्पेक्ट्रोग्राम और उनके रूपरेखा का विश्लेषण, यानी कि ध्वनियों के जो स्पेक्ट्रोग्राम हैं और उनकी जो रूपरेखा हैं उन सभी का विश्लेषण कौन करता है? ध्वनि भौतिक विज्ञान, जो कि स्वन विज्ञान की दूसरी शाखा है। तो दोस्तों अब इसकी जान लेते हैं उपयोगिता। दूसरी शाखा की जो उपयोगिताएं हैं, भाषाई ध्वनियों को भौतिक रूप से पहचानने और मापन करने के लिए तथा ध्वनि पहचान सॉफ्टवेयर और उपकरणों के विकास में। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्वन विज्ञान की तीसरी शाखा श्रव्य ध्वनि विज्ञान। यह शाखा यह अध्ययन करती है कि मानव मस्तिष्क ध्वनियों को कैसे सुनता है, यानी कि मानव का मस्तिष्क ध्वनियों को कैसे सुनता है, कैसे उन ध्वनियों को समझ लेता है और कैसे उन ध्वनियों की व्याख्या करता है। तो इसकी मतलब जो तीसरी शाखा है वह इसी का अध्ययन करने में सहायक होती है। इसके जो मुख्य तत्व होते हैं वो होते हैं ध्वनि की पहचान की जाती है इसके द्वारा और श्रवण प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि से संबंधित श्रवण विकारों का विश्लेषण भी इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में। तो इसकी उपयोगिता है कि जो सुनने में जो समस्याएं होती हैं और श्रवण उपकरण जैसे कि हियरिंग एड्स के विकास में और भाषाई संवाद को बेहतर बनाने में इस शाखा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह हमने स्वन विज्ञान की तीनों शाखाओं के बारे में जाना। अब जानते हैं स्वन विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, यानी कि व्यवहारिक उपयोग यानी कि हमारी आम जिंदगी में स्वन विज्ञान का क्या उपयोग है, उन सभी तथ्यों पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 शिक्षा और भाषा शिक्षण। जी हाँ दोस्तों, स्वन विज्ञान का जो उपयोग है वह शिक्षा और भाषा की शिक्षा देने के लिए भी किया जाता है। उच्चारण सुधारने और विदेशी भाषाएं सीखने के लिए स्वन विज्ञान के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। भाषा प्रशिक्षण में ध्वन्यात्मक प्रतीक प्रणाली का महत्व है। ध्वन्यात्मक प्रतीक प्रणाली, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेस्टिक अल्फाबेट, यानी कि IPA। ये आपके ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी महत्व है, क्योंकि IPA क्या है, ये आपके MA हिंदी की साहित्य के जो पेपर हुआ है 3rd सेम का, उसमें ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है। अब बात करते हैं नंबर 2 स्पीच टेक्नोलॉजी। दोस्तों स्पीच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो हमारी आवाज पहचान प्रणाली है, यानी कि जैसे सिरी हो गया, आपका गूगल असिस्टेंट हो गया, टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, यानी कि एक प्रकार से आप बोलते हैं और टेक्स्ट लिखते जाते हैं नीचे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्पीच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि तकनीकों का विकास है। और ये जो है ना, ये स्वन विज्ञान का ही मतलब स्वन विज्ञान की ही देन है। स्वन विज्ञान के कारण ही स्पीच टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला और इसी कारण आप लोग जो गूगल असिस्टेंट का उपयोग करते हैं वह इसी की ही एक प्रकार से आप कह सकते हैं, इसी का ही एक परिणाम है। नंबर 3 चिकित्सा विज्ञान। श्रवण विकारों का निदान और उपचार, यानी कि आपको सुनने में जो भी विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनके निदान में और उनके उपचार में। भाषण विकारों के उपचार में सहायता, तो इसमें भी एक प्रकार से चिकित्सा विज्ञान सहायता करता है। अब बात करते हैं नंबर 4 भाषाई अध्ययन और संरक्षण। विलुप्त होती भाषाओं के ध्वन्यात्मक डेटा का संरक्षण भाषाई विविधता को समझने और रिकॉर्ड करने में मदद करता है। अब बात करते हैं नंबर 5 मनोरंजन और मीडिया। जी हाँ दोस्तों, जो स्वन विज्ञान है उसका एक उपयोग मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में भी है। आवाज मॉड्यूलेशन और ध्वनि प्रभाव निर्माण, रेडियो, टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में आवाज संबंधित जो तकनीकी उपयोग किए जाते हैं, यानी कि ऑटो ट्यूनर मान लो आप लोग, वो इसी के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि वो भी स्वन विज्ञान का ही एक प्रकार से नतीजा है। इसके अलावा भी कई और उपयोग स्वन विज्ञान के हैं, जैसे कि मातृभाषा का विश्लेषण करने में। नंबर 7 दोष युक्त भाषा का संशोधन करने में। यहाँ पर दोस्त लिख गया है, उसकी जगह पे आप लोग दोष कर लेना। नंबर 8 भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में।
नंबर 9, भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन करने में। तो इस प्रकार से स्वर्ण विज्ञान के कई और उपयोग भी देखे जा सकते हैं।